हेलो एवरीवन। और आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर नंबर 3 और 10। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ जिनके बेसिस पे आपको जो असर्शन रीज़न क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना है। असर्शन रीज़न में आपको 4 से 5 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन जनरली इज़ both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of it। देखो क्या होता है, assertion का मतलब एक ओपन स्टेटमेंट होती है और उसी के रिगार्डिंग एक रीज़न गिवन होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको दोनों ट्रू लगती हैं और लगता है कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में होता है if both assertion reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। कि दोनों आपने स्टेटमेंट पढ़ी, दोनों इंडिविजुअली ठीक लग रही हैं लेकिन वो इंटर रिलेटेड नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाता है। सी ऑप्शन का मतलब है कि assertion तो ट्रू है लेकिन जो रीज़न है वो ओपन स्टेटमेंट फॉल्स है। सिमिलरली जो डी है उसमें क्या हो जाता है, assertion फॉल्स हो जाता है और रीज़न ट्रू हो जाता है। अब जो ई ऑप्शन है वो बताता है कि बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स इंडिविजुअली। चलो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन इज फोस्फोरस इज ए टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। देखो जब आप एटोमिसिटी पढ़ते हैं ना, एटोमिसिटी मीन्स, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ वाटर की एटोमिसिटी क्या होगी। अब वाटर किससे बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, तो उनकी एटोमिसिटी क्या हो जाती है, 3। ऐसे ही वो असर्शन में बताता है कि फॉस्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट है, दैट मीन्स उसकी जो एटोमिसिटी होगी वो 4 होनी चाहिए। और रीजन में भी वो क्या कह रहा है, एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इंडिविजुअली भी ये ट्रू है, इनके रीजन भी बिल्कुल ठीक है और ये इंटर रिलेटेड है, तो इसमें जो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आर इक्वल टू द 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ये ठीक है, मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होता है उस पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल के, एटम या मॉलिक्यूलर मास के। अब यहाँ पे कार्बन एटम बोल रहे हैं तो कार्बन एटम के मास के, जो कि 12 ग्राम होता है, बिल्कुल ठीक है। रीजन बोलता है द वैल्यू ऑफ अवोगैड्रो नंबर इज 6.022 टू 10⁻23, जो कि बिल्कुल ठीक है, रीज़न बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इनमें इंटर रिलेशन देखें, इनमें कोई इंटर रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक यहाँ पे ग्राम की बात कर रहा है, उसके मास की बात कर रहा है, और दूसरी जगह उसके नंबर्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इंटर रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है assertion is the chemical formula of the compound consisting of elements and number of atom combined to form that compound। ठीक बोल रहा है कि केमिकल फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं ना किसी भी एलिमेंट्स का या फिर एटम्स को कंबाइन करके उससे कंपाउंड बनता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंपाउंड का ही हम केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब रीज़न बोलता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द मोलर मास ऑफ ईच एलिमेंट। ये गलत है, इसमें वैलेंसी यूज़ की जाती है या चार्जेस यूज़ किए जाते हैं, फिर आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, उससे केमिकल फॉर्मूला बनता है। लेकिन वहाँ हम कभी भी मोलर मास यूज़ नहीं करते एलिमेंट्स का। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड का आप डिटरमाइन करना चाहते हो तो वैलेंसी यूज़ करोगे हर एलिमेंट की, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मोलर मास। ठीक है, तो इसमें असर्शन तो ठीक था, रीज़न फॉल्स था, तो जो हमारे पास सी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है कि असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो सी का सी ही आंसर है। डी क्वेश्चन देखते हैं। assertion is in a chemical substance the elements are always present in distinct proportion by mass। अब जो यहाँ पे खेल है ना सारा डिस्टिंक्ट का है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, उनके मासेस की रेशो होती हैं उसकी हमेशा सेम आती है। जैसे वाटर की रेशो हमेशा 1:8 आएगी, आप कहीं से भी वाटर का सैंपल लोगे तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पे असर्शन खुद ही गलत हो जाता है।
ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि रीज़न को अच्छे से पढ़ना है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, पहले तो ये ध्यान देना है। रीज़न क्या कहता है, द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज़ द करेक्ट वन। अब देखो इंटर रिलेशन तो देखना है ही नहीं, क्योंकि दोनों ट्रू होते तब हम इंटर रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अब हमने असर्शन बिल्कुल गलत माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ई पार्ट की बात करते हैं, असर्शन इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास से ही पता चलता है कि मैटर की एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। रीज़न इज मास एंड वेट बोथ रिमेन कांस्टेंट एवरी प्लेस। नो, ये देखो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मास कभी वेरी नहीं करता, ठीक है, लेकिन वेट वेरी करता है, बिकॉज वेट इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेविटी। ठीक, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेट 60 किलोग्राम है अर्थ पे, और मून पे कितना हो जाता है, सिर्फ 10 kg, क्योंकि मून पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल इज़ वेरी लेस, तो 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पे असर्शन तो ठीक था, लेकिन रीज़न फॉल्स है, तो आंसर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं हमारे पास एफ। Assertion is the gravitational force between two objects will be 1/4 the initial value if distance between two objects become double। कहता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या किया, डबल कर दिया, तो जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी ना, वो इनिशियल फोर्स के 1/4 होगी। ठीक है, इसको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। अब ये असर्शन में कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाए, तो जो न्यू फोर्स होगी ना वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान लो ये F1 है, तो हम क्या कहते हैं F2 इज इक्वल टू जी m1 m2। ये बिल्कुल सेम है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास उसने चेंज नहीं किया तो ये सेम रहेगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था उसने क्या कर दिया, डबल, तो ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2r स्क्वायर करो। ठीक है, m2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, ठीक है ना, 4r स्क्वायर होगा, क्योंकि पहले r था तो उसने क्या किया, डबल कर दिया, 2r कर दिया, तो इसका जब स्क्वायर किया तो 4r स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या बन गया, F2 इज इक्वल टू, अगर हम 1/4 कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये तो आपको देखा देखा नहीं लग रहा, ये देखो ये रहा F1, ये सारा F1 के इक्वल है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, फोर्स 2 इज इक्वल टू 1/4 फोर्स 1। ठीक है ना, तो यही तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हम डबल कर दें, तो जो न्यू फोर्स आएगी वो इनिशियल फोर्स के क्या होगी, 1/4 टाइम। अब रीजन देखते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम, अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज़्यादा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी देख लेते हैं। अब रीजन देखते हैं, क्या रहा है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे असर्शन, रीजन बोथ वर ट्रू, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और वो इंटर रिलेटेड भी है, तो करेक्ट आंसर इज ए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें।